चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने 3 दिन पहले एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू किया जिसका नाम है सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान। इसके हमने 3 भाग पढ़ लिए। आज हम भाग नंबर या पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और 3 भाग को हम समराइज करें या उनको समेटे। तो मैंने स्टार्ट में आपको कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका होती क्या है। फिर हमने पढ़ा एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी कुछ सामान्य शब्दावली और इसी के साथ हमने पढ़ा कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। और उसके बाद हमने आगे बढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। और लास्ट जो तीसरा भाग था इसमें हमने कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जाना और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हमने देखा कि हरित लवक है, रसधानी है या कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं। और हमने जंतु कोशिका में देखा कि एक संरचना होती है जिसका नाम है तारक काय जो जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है लेकिन पादप कोशिका के अंदर नहीं। फिर हम उससे थोड़ा आगे बढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि कोशिका के भाग भाग हमने 2 पढ़ लिए थे। एक भाग हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली और दूसरा हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति। झिल्ली क्या होती है, भित्ति क्या होती है, यहां तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़वा दिया था। अब हम भाग नंबर 4 में थोड़े इसके आगे वाले भागों के बारे में पढ़ेंगे। अब भाग पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं जो हमने पिछले 3 लेक्चर में जो सीखा है उससे संबंधित प्रश्न है कि आप सिर्फ नोट से बना रहे हो या उसको याद भी कर रहे हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऑप्शनल है, अब शब्द वाले और इंपॉर्टेंट भी, उसको आपको मुझे जवाब देने। चलो अपन करें क्वेश्चन। चलो आप ऐसा करो, चौथे भाग में पहला प्रश्न लिखो। प्रश्न फर्स्ट लिखो। प्रश्न प्रश्न में लिखो आप कि कोशिका है, कोशिका है। प्रश्न ये ऑप्शन ए संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। ऑप्शन बी क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई। ऑप्शन सी उत्तक। ऑप्शन डी ए व बी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही है, दोनों सही है। मैंने क्वेश्चन पूछा है कोशिका है, यहां पे इसलिए कोशिका क्या है ऐसे करो आप, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है। ऑप्शन पहला है संरचनात्मक इकाई, दूसरा है क्रियात्मक इकाई, तीसरा कह रहा है कि कोशिका एक उत्तक है और चौथा कह रहा है ए व बी दोनों सही है। इसका क्या आंसर जाएगा। वैसे सिंपली क्वेश्चन है, चलो बताओ क्लास 9 वाले बच्चे। यशविंदर सेन, मग्गी चौधरी, मीना, वेरी गुड। क्या आंसर जाएगा इसका सर, इसका आंसर जाएगा डी, ए व बी दोनों सही है। सर ये संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। समझ में आया। चलो प्रश्न सेकंड लिखो आप। सिंपल क्वेश्चन था, वैसे सबको पता होना चाहिए। सेकंड लिखो आप, लिखो कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज कौमा जीव द्रव्य शब्द, जीव द्रव्य शब्द एवं केंद्रक की खोज, एवं केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने की, किसने की। पीछे मैं लिखा हूं क्रमशः, क्रमशः। किसने मैंने लिखा है कोशिका की खोज कौमा जीव द्रव्य शब्द एवं केंद्र की खोज किसने की, क्रमशः। मतलब 3 चीजें पूछ रहा है और इन वैज्ञानिकों के कंटिन्यू नाम होने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट लिखो पुरकुंजे, विरिचो, ब्राउन, मतलब रॉबर्ट ब्राउन,
बी हुक, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी लिखो, और मेंडल। ऑप्शन नंबर सी लिखो, सी लिखो आप, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। सेकंड, इसमें आगे लिखो पुरकुंजे, किसी किताब में पुरकुंज लिखा हुआ सेम है, ठीक है। फिर लिखो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी लिखो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। फिर लिखो पुरकुंजे, पुरकुंजे। फिर लिखो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ये लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, दो तारे लगा दो। मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, कोशिका की खोज जीव द्रव्य शब्द एवं केंद्र की खोज किसने की, क्रमशः लगातार बताना है। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है पुरकुंजे, विर्चो और ब्राउन ने। सेकंड बोल रहा है रॉबर्ट हुक, गोल्जी और मेडन ने। मेडन को जानते हो आप। थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन, पुरकुंजे, रॉबर्ट हुक, और लास्ट वाला बोल रहा है रॉबर्ट हुक, पुरकुंजे और रॉबर्ट ब्राउन। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको क्रमशः का मतलब क्या है, लगातार बताना है। लगातार का मतलब पहला नाम उसका आएगा जिसने कोशिका की खोज की है, दूसरा नाम उसका आएगा जिसने जीव द्रव्य शब्द दिया है, और तीसरा नाम उसका आएगा जिसने केंद्र की खोज की है। तो क्या जाएगा इसका आंसर, बताओ भाई आंसर क्या जाएगा इसका आंसर। चलो मैं पूछ रहा हूं एक एक का, जिनका नाम ले रहा हूं। कैलाश धनदेव, तुम बताओ क्या आंसर जाएगा। उर्मिला, तुम बताओ क्या आंसर जाएगा। प्रेम गोदारा, स्वरूप नेहरा, भवानी नेहरा, क्या आंसर जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लक्ष्मी, छगनी, दिव्या, दरिया, क्या आंसर जाएगा। थर्ड या फोर्थ, थर्ड या फोर्थ, किसी को तीसरा लग रहा है, किसी को चौथा लग रहा है। आंसर क्या जाएगा। भौमाराम, भेड़ाराम, भूपेंद्र, प्रेम गोदारा, परमिला चौधरी, नमता, उर्मिला, पेमी, केसर क्लास 8, 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, कौन बताएगा। सुआ, सीमा, कविता। चलो 11th बायोलॉजी वाले बता दो आप। आशीष चंचलानी, सीमा, साहिल, क्या आंसर जाएगा। आंसर सर इसका डी नंबर जाएगा। वेरी गुड, वैसे अधिकांश बच्चों ने सही आंसर दिया। डी कैसे जाएगा सर, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले लिखा हुआ। जीव द्रव्य शब्द पुरकुंजे ने दिया हुआ, सेकंड नंबर लिखा हुआ, और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, थर्ड लिखा हुआ। समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था, अधिकांश बच्चों ने सही आंसर दिया, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ के आ रहे हो। वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करनी है। चलो आगे आप थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं और आपको लिखना है। तीसरा नंबर आप क्वेश्चन लिखो, लिखो मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। निम्न में से किन में कोशिका भित्ति पाई जाती है। निम्न में से किन में कोशिका भित्ति पाई जाती है। निम्न में से किन में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से किन में पाई जाती है कोशिका भित्ति। चलो बता दोगे आप। चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया। ऑप्शन फर्स्ट लिखो, पादपों में। ऑप्शन सेकंड लिखो, कवकों में। ऑप्शन थर्ड लिखो, जीवाणुओं में। ऑप्शन फोर्थ लिखो, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन आंसर क्या जाएगा। मैंने पूछा है कि निम्न में से किन में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट मैंने दिया पादपों में, सेकंड कवकों में, थर्ड जीवाणुओं में, फोर्थ उपरोक्त सभी।
जीवाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या आंसर जाएगा? चलो बताओ आप। जसविंदर सेन, अशोक राजपुरोहित, प्रेमी क्लास 9th और 8वीं के बच्चे बताओ आप। महावीर क्लास 8, ज्योति सेन क्लास 8। क्या जाएगा आंसर इसका? केसर क्लास 8, ममता क्लास 8, मांगू क्लास 8, हिना चौधरी क्लास 8, हिना जहांगीर क्लास 8। क्या जाएगा? इस्लाम क्लास 8, करम सेन क्लास 8। वेरी गुड। क्या आंसर जाएगा? उपरोक्त सभी सरकारी जो आपने बताया कि पादपों के अतिरिक्त कवकों और जीवाणु में भी कोशिका वृद्धि पाई जाती है। चलो आगे वाला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। चौथा क्वेश्चन लिखो आप। मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखना है। चलो देखो आप क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी होती है? किन से मिलकर बनी होती है? कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी होती है? किन से मिलकर बनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए में लिख रहा हूं सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, कोमा लगा के मैं लिख रहा हूं प्रोटीन व लिपिड, प्रोटीन व लिपिड। ऑप्शन बी में लिख रहा हूं जल, कोमा मृदा। ऑप्शन सी लिख रहा हूं प्रोटीन व लिपिड, कोमा सेल्यूलोज, कोमा सेल्यूलोज। ऑप्शन 4 में लिख रहा हूं नोटा, यानी ऑप्शन डी में लिख रहा हूं नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त में से कोई। मैंने क्वेश्चन पूछा कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी होती है। पीछे क्वेश्चन में लिख लो क्रमशः। क्रमशः का मतलब लगातार बताना है। पहले जो शब्द लिखे हुए होंगे वो होंगे कोशिका झिल्ली से संबंधित, दूसरा होगा वो कोशिका भित्ति से संबंधित। क्या आंसर जाएगा? वैसे नोटा तो वैसे देखो सेकंड आंसर तो है नहीं, जल और मृदा की आज तक हमने बात नहीं की, ये ऑप्शन कट गया है ना। आपको ऐसे काटना नहीं, आपको सीधा डायरेक्ट जो सही इसको टिक करना। पहला ऑप्शन बोल रहा है सेल्यूलोज, कोमा लगा के बोल रहा है प्रोटीन व लिपिड। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रोटीन व लिपिड, कोमा सेल्यूलोज। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सोचो सोचो सोचो, मुझे बताओ। मैं नाम बोल रहा हूं आपके, कौन बताएगा? चलो बताओ। भवानी नेहरा, श्रवण दैया, प्रकाश राठौड़, कैलाश धनदेव। क्या आंसर जाएगा? कोशिश करो। उर्मिला, प्रेम गोदारा, दरिया कुमावत, मूली चौधरी, भैराराम कुमावत, अशोक राठौड़, जूजाराम, स्वरूप नेहरा, कृष्णा राम, कल्याण कुमावत, मदन लाल। वेरी गुड। रामू, प्रेम गोदारा, महेश कुमावत। क्या आंसर जाएगा? परमीला चौधरी, मग्गी चौधरी। क्या आंसर जाएगा? सोचो सर। इसका आंसर जाएगा थर्ड या सी। सी कैसे गया सर? पहला और तीसरा एक जैसा लग रहा है। मैंने क्या बोला है? पहले कोशिका झिल्ली के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए, फिर भित्ति के बारे में। आपको इतना तो पता है कि कोशिका भित्ति सर सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व लिपिड की। अब मैंने कोशिका झिल्ली पहले लिखा, इसका मतलब पहले प्रोटीन व लिपिड लिखा हुआ होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? सेल्यूलोज, यानी कोशिका भित्ति से। इसमें लिखा हुआ सेल्यूलोज, इसका मतलब ये ऑप्शन ये बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है ना। कोशिका झिल्ली तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और पीछे लिखा हुआ सेल्यूलोज यानी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज। समझ में आ गया? 3-4 क्वेश्चन की, जैसे 1-2 दिन में से हम क्वेश्चन लेते आएंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा। यहां तक ये लिख लिया। अब मैं आपको आगे बढ़ के लेके जा रहा हूं कि हमने जो कोशिका के 2 भाग पढ़े कल, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, अब हम पढ़ेंगे तीसरा भाग। क्या पढ़ेंगे? तीसरा भाग। तो ये उतार दो आप, पढ़ते हैं तीसरा भाग। चलो चलो आगे बढ़ते हम। हमने 2 भाग पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा भाग। तो तीसरे भाग का आप नाम लिख लो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कोशिका द्रव्य होता क्या, फिर मैं आपको लैंग्वेज दिखाऊंगा। ये मैंने एक संरचना बनाई,
दिख रही है आपको, ये एक कोशिका है जो आवरण है, ये है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। बीच में मैंने एक संरचना बनाई जिसका नाम है कोशिका, सॉरी, जिसका नाम है केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य एक द्रव पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। क्या नाम है? कोशिका द्रव्य। क्या नाम है? कोशिका द्रव्य। ये एक जेली नुमा होता है। आपने जेली देखी, जेली चॉकलेट खाए हुए, उस मतलब उस आकार का तो नहीं, उस फेज का यानी उस अवस्था का होता है ये कोशिका द्रव्य। और इसके गुण बताऊं तो कोशिका के अंदर जितनी भी समस्त रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती है, वो किसके अंदर होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर। और कोशिका के जितने भी अंगक है यानी कोशिका के जितने भाग है, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया है, लयन काय है, गोल्जी काय है, या राइबोसोम है, ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं? इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आया? अब मैं आपको कोशिका द्रव्य की लैंग्वेज दिखा रहा हूं, वो आपको लिखनी है। चलो आप लिखो, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ, एक जेली के समान पदार्थ होता है। आपस रिपीट कर रहा हूं, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। सिंपली बात है, क्या बोल रहा हूं? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। लिख लिया? नीचे नई लाइन से शुरू करो, आप लिखो, कोशिका के अन्य संगठक, कोशिका के अन्य संगठक, संगठक लिख लो, जैसे लिखना संगठक, संगठक क्या लिखते हो? कोशिका के अन्य संगठक अथवा, अथवा कोशिकांग, अथवा कोशिकांग, कोशिकांग से लिखना है, कोशिकांग अथवा कोशिकांग, अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। मैं सेकंड वाली लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? कोशिका के अन्य, कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब सेकंड लाइन बोल रही है कि कोशिका के जो अंगक होते हैं, कोशिका के जो भाग होते हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये भी किसके अंदर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर। समझ में आई लाइन? चलो नीचे वाली नई लाइन से शुरू करो और उसके ऊपर 2-3 तारे लगा दो, 2-3 तारे लगा लो। नई लाइन से शुरू करो, लिखो नए, आप जीव द्रव्य शब्द लिखो ऐसे, जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य लिखो शब्द। नई लाइन से शुरू करो, तारे लगाओ, लिखो एक शब्द, लिखो जीव द्रव्य और बराबर करके लिखो इसके बारे में। लिखो आप, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। देखो लिख लिया आपने, अब अपन समझते। दो शब्द है हमारे पास, एक शब्द है कोशिका द्रव्य, एक शब्द है जीव द्रव्य। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं, अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं लोगों को, मतलब तुम स्टूडेंट के अलावा जो बड़े बड़े महान ज्ञाता पढ़े हुए उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? आपको पूछा जाए कोशिका द्रव्य क्या होता है, तब आप बोलोगे सर कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य जो द्रव होता है जेली जैसा, उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यदि मैं पूछूं जीव द्रव्य क्या होता है, तब आप बोलोगे सर कोशिका द्रव्य तथा केंद्र को मिला के, कोशिका द्रव्य तथा केंद्र को मिला के हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। वापस रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, रटू तोता नहीं बनना। कोशिका द्रव्य क्या होता है, तब बोलो सर कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य जो द्रव होता है कोशिका द्रव्य है। आया समझ में? जीव द्रव्य क्या होता है, तब बोलो सर कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जब कोशिका द्रव्य के साथ केंद्रक मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो नीचे आगे से लिख लो, वो लाइन लिखी, लाइन के नीचे लिखो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य
प्लस प्लस केंद्रक, प्लस केंद्रक, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, जीवद्रव्य। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, जीवद्रव्य। समझ में आया? सिंपली ये ध्यान रखना है। तीसरा वाला भाग पढ़ लिया। अब हम कोशिका के भाग में भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। भाग नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है केंद्रक, जिसका नाम है केंद्रक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लंबा चौड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने पहले बोला कोशिका के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है वो उन घटनाओं को होना या नहीं होना वो सब निर्भर करता है केंद्रक के ऊपर। वैसे शाब्दिक रूप से बोले केंद्रक अपने आप में कोशिका का कलेक्टर है। क्या है? कलेक्टर। ठीक है, अब यहां तक लिख दिया। अब चौथा पॉइंट हम लिख रहे हैं। चलो अब आप हेडिंग डालो केंद्रक। क्या? केंद्रक। चौथा नंबर भाग है जिसका नाम है केंद्रक। आप लिखो केंद्रक। पहले इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते, फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। चलो लिखो आप, मैं बोल रहा हूं वो लिखो आप, जल्दी जल्दी लिखो। सजीव कोशिका का, सजीव कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सजीव कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। कोमा लगा के आगे लिखो। सामान्यतः यह गोलाकार होता है, सामान्यतः यह गोलाकार होता है एवं लगभग कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, एवं लगभग कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। देख लिया यहां तक? नई लाइन से शुरू करो, लिखो केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देख लिया? वापस रिपीट कर रहा हूं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, यह झिल्ली भी सरंध्र होती है। आगे लिखो आप। तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच, तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यहां तक लिख लिया? चलो अब नई लाइन में शुरू करो आप। यदि हम विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा केंद्रक को देखें, यदि हम विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा केंद्रक को देखें तो हमें इसमें एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, तो हमें इसमें एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं। खड़ी पाई लगा के आगे लिखो। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान, इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। हालांकि गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। लिख लिया? जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। आगे लिखो, आगे आप लिखो। नई लाइन से शुरू करो। वंशानुगत अथवा, वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त, वंशानुगत तथा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के
क्रियाकलापों का, क्रियाकलापों का, यहां पे लिख रहा हूं, क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। क्रियाकलापों का, क्रियाकलापों, मुझे बोल नहीं रहा हूं, क्रियाकलापों का नियंत्रण भी करता है, या क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है, का नियंत्रण करता है, क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। आगे लिखो, आगे लिखो आप। गुणसूत्र में, गुणसूत्र में आनुवांशिक गुणों की, गुणसूत्रों में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है, जो सूचना होती है, वो सूचना, वो सूचना माता पिता से, माता पिता से डीएनए, माता पिता से डीएनए, डीएनए कोष्टक में आप लिख लो इसकी फुल फॉर्म, पीछे क्यों लिखना, मतलब माता पिता से डीएनए, फिर कोष्टक में लिखो डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। डीएनए की फुल फॉर्म पूछे क्या बोलोगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, और स्पेशल एक तारा भी लगा दो, पूछा जाता है। चलो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, कोष्टक में बंद कर दो, अणु के रूप में अगली संतति में जाती है, अणु के रूप में अगली संतति में जाती है, अगली संतति में जाती है। यहां तक लिख दिया, नई लाइन से शुरू करो और ताला लगाकर लिखो, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र बने, गुणसूत्रों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। अब आप लिखो, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। आगे नई लाइन से शुरू करो, तारा लगा दो उसके ऊपर भी, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड, डीएनए के क्रियात्मक खंड को, खंड मतलब डीएनए का भाग, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब आगे लिखो आप, और पहले लिख लो फिर मैं विस्तार पूर्वक सब कुछ समझा दूंगा, विस्तार पूर्वक सब कुछ समझा दूंगा। चलो यहां तक लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, यहां तो खूब है केंद्र के बारे में, अब मैं जो मैंने लिखाया वो मैं आपको अब समझा रहा हूं, समझे? अब आया ना, पहले इसे साफ कर देते हैं फिर हम इसे समझेंगे। जो अभी मैंने लिखवाया है, जो आपने लिखा, अब उसको पढ़ो, जितने मैं ये साफ कर रहा हूं पढ़ो, आपको कुछ समझ में आए बढ़िया है, न आए तो मैं समझा ही दूंगा। पढ़ो 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 पढ़ो। चलो आपने पढ़ लिया, हाँ या ना, पढ़ा आपने? सर पढ़ तो लिया लेकिन हवा भी नहीं लग रही, लग रही है हवा, हाँ या ना? अरे हवा लग रही है, जैसे सर्दी हवा नहीं लगनी चाहिए, जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, फिर आप पूरा सवाल या जो मेरा होमवर्क है या मेरी क्लास नहीं ले पाओगे। फिर भी चलो मैंने जो लिखवाया उसको मैं समझा रहा हूँ, केंद्र की चीजें मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। और एक और चीज कह रहा हूँ, आप क्लास सुबह में 11 बजे अपलोड करता हूँ ये वाली क्लास, तो आप 10:30 बजे अपनी कॉपी लेकर
अधिकांश बच्चे घर ही बैठे, कुछ घूमने के लिए भी गए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो शाम को भी लेते क्लास, कुछ है जो अगले दिन सुबह लेते क्लास। लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि आप 25-30 जने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11 बजे इंतजार करते क्लास का, जैसे अपलोड होती है वो देखते हैं, तो आप देखते हो तो आप 11 की जगह 10:30 बजे बैठा करो और आधा घंटा जो मैंने एक एक दो दो पेज लिखवाता हूँ वो रिवाइज किया करो, उनको रिवीजन किया करो, तब चीजें क्या कड़ी आपस में जुड़ती जाती है तो आपको चीजें परमानेंट याद होने लगती है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको केंद्र के अंदर क्या लिखाया वो मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं। मैंने लिखाया सजीव कोशिका का यह महत्वपूर्ण संगठक है, या सजीव कोशिका का ये महत्वपूर्ण भाग है, ऐसा कुछ लिखा है। इसका मतलब यदि कोई कोशिका है तो उसका सबसे इंपोर्टेंट भाग कौन सा है, केंद्र के इंपोर्टेंट है। मैंने पहले बोला कोशिका वो कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टर तो इंपोर्टेंट हो गया। फिर मैंने लिखाया सामान्यतः मतलब लगभग यह गोलाकार होता है, यानी गोल आकृति का होता है, एवं लगभग कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था केंद्र फिक्स नहीं है कि बीच में होगा, साइड में भी हो सकता है, लेकिन जंतु कोशिका में लगभग बीच में होता है, पादप कोशिका में थोड़ा साइड में यानी दाया बाया हो सकता है, ये लिखवाया। फिर आगे मैंने लिखवाया केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये पूरी कोशिका, ये कोशिका झिल्ली, ये पूरी क्या है कोशिका झिल्ली, अंदर इसके अंदर क्या है एक द्रव, जिसे क्या बोलते हैं, अभी तो बताया, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब ये लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन बोल रही है केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, यानी यह केंद्रक एक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और इस झिल्ली को बोलते हैं हम केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। झिल्ली का मतलब आवरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। वापस रिपीट कर रहा हूं, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब इसके अंदर भी छोटे छोटे छेद होते हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे छेद होते हैं, हाँ या ना। और कल मैंने आपको एक और संरचना बताई थी जिसमें बोला था कि यह संरचना सरंध्र होती है, कौन बताएगा। कल मैंने कुछ ऐसा कुछ किसी और ने भी बनाया था या ना, यशविंदर सेन, रोहित, भवानी, क्या आंसर जाएगा, दरिया, दिव्या, मूड़ी, वेरी गुड यार। सर आपने कल हमें कोशिका झिल्ली पढ़ाई थी, उसमें भी आपने बताया था कि इसमें भी रंध्र होते हैं जो पदार्थों को आने जाने देते हैं, हाँ या ना, उसमें भी बताया था। अब हम सीख रहे हैं कि केंद्र की जो झिल्ली होती है, केंद्र की झिल्ली, उसमें भी ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं, हाँ या ना। चलो समझ में आया। फिर आगे लिखाया तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर जो पदार्थ होंगे और केंद्र के अंदर जो पदार्थ होंगे उनको आने जाने हेतु नियंत्रण करने का काम यह केंद्र झिल्ली करती है। यहां तक लिखाया था मैंने। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, यदि हम विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा केंद्र को देखें तो इसमें छोटी छोटी सघन संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं। यानी हम इस केंद्र को विकसित यानी आवर्धक यानी बड़ा करके देखें इस केंद्र को, तो इसके अंदर हमें कुछ संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। यहां तक मैंने बता दिया। फिर हमने आगे लिखा था कि इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचनाएं होती है जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। यानी केंद्रिका के अलावा केंद्र के अंदर कुछ ऐसी धागे समान संरचना होती है, धागे समान संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोलो भले क्रोमोसोम, दोनों एक ही है। गुणसूत्र को ही इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला जाता है, ये लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहते हैं। फिर मैंने आपको आगे लिखवाया कि क्रोमोसोम, हाँ, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। यानी कि गुणसूत्र होते हैं तो इसके ऊपर डीएनए होता है लपेटा हुआ। क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए
माता पिता के गुणों को बच्चों के अंदर ले जाता है। हम बोलते हैं कि टाबर आपके पापा जेडो ऊरो या मम्मी जेडो ऊरो या बाई है जो को ईरा मतलब हाइट ईरी भुआ जेडी है। हमारे गुण हमारे परिवार वालों से या जो ननियाल वाला पक्ष है उनसे मिलते करते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है ये लिए गुणों को भी ले जाता है। हाँ या ना? अब इसे टाबर ना देख के पापा को बिटूड़ा ना पता है हमें कि लगभग है पापा है, थोड़ी बहुत शिकल मिले नहीं मिले, तो वो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है डीएनए। कौन करता है? डीएनए। डीएनए का होता है गुणसूत्र के ऊपर। डीएनए इस आकार का होता है, दिख रहा है आपको? ये ले जाता है। लेकिन डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो मैंने ये दिखाया, वापस रिपीट कर रहा हूं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। फिर मैंने लिखवाया क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इंपोर्टेंट है, तारा लगा देना, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसा आता भी कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, तब आप बोलोगे सर यह प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बने होते हैं। और लास्ट में मैंने लिखवाया डीएनए के क्रियात्मक खंड जीन कहलाते हैं, यानी डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जीन कहलाते हैं। मैंने क्रियात्मक खंड क्यों बोला? क्योंकि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम डीएनए करता है, लेकिन उनको प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? जीन। मैं कह रहा हूं यदि मैं लंबा हूं, चलो मेरा किसी और का एग्जाम्पल देता हूं। यदि कोई व्यक्ति कोई लंबा है, यदि उसका कोई बच्चा होता है, यदि वो भी लंबा होता है, तो उस लंबेपन का जो कारक है वो लेके गया डीएनए। कौन लेके गया? मेरे बाप से बच्चे के अंदर लेके गया डीएनए, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का काम कौन करेगा? जीन। कौन करेगा? जीन। केंद्र के हिसाब से इतना खूब था। वैसे आज की क्लास भी इतनी खूब है। भाग नंबर 4 हमने पढ़ लिया। कल हम आगे कुछ और भाग पढ़ेंगे। आज कितने पढ़े? 2 पढ़े हमने, कुछ क्वेश्चन किए, फिर हमने कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा केंद्र के बारे में। आज के लिए इतना खूब है। वैसे आधे घंटे की क्लास खूब होती है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप प्रॉपर्ली क्लास ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। यदि न भी समझ में आए, वैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में न आए। आया ना? मैंने मत कहना अरे सर फिर तुम्हारा बखण कराऊं। चलो, वैसे भी समझ में न आए, हम ईश्वर करे जब हम छुट्टियों के बाद मिलेंगे तब मैं आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज समझा दूंगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, ऐसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक भी डाउट रहने ना दूं। आज की क्लास इतनी खूब है। कल हम पढ़ेंगे भाग नंबर 5 या पार्ट नंबर 5। 2-3 और दिन लगेंगे, हम इस पार्ट को समेट लेंगे, फिर एक हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना खूब है। धन्यवाद। जय